एनडीए ने बिहार में डबल सेंचुरी लगा दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मिलकर और राजद और कांग्रेस मिलकर अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं। यह 2010 के बाद बिहार में सबसे बड़ी जीत है। 2010 में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें मिली थी, जो इस गठबंधन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस बार भी एनडीए इस नंबर के काफी करीब पहुंच गया है, 205 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन सवाल है कि बिहार में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत क्यों मिली है। इसके कई फैक्टर हैं जिनका आज मैं विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री पर, मोदी पर किए हुए निजी हमलों को बेहद गंभीरता से लिया है और विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। याद कीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे, यहां तक कि पीएम मोदी को विपक्ष के मन से गाली दी गई, यहां तक कि उनकी स्वर्गीय मां को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन आज रिजल्ट आया तो बिहार की जनता ने खुलकर बता दिया कि ऐसी सियासत जनता के मूड के खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि क्या हार पर हार के बाद अब विपक्ष अपनी आत्ममंथन करेगा एक बार फिर से, या फिर वोट चोरी और ईवीएम का ढोल पीटेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी, एनडीए को करीब 85 सीटों का फायदा। ये तथ्य साफ बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए ने सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं किया, बल्कि ये प्रचंड सुनामी है। हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था। मोदी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन मोदी बनना बहुत मुश्किल है। ये वर्चस्व वाली जीत है और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। तो आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे। ये ठीक है कि हम हार रहे हैं, ये एक हकीकत है। मेरा मशवरा वो लेने को तैयार नहीं है। ये किस चीज का इम्पैक्ट है, किस चीज का असर है? ये अमित भाई, ये विश्वास अर्जित किया है 20 वर्षों में एनडीए ने। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। नतीजा सामने आते ही वोट चोरी और ईवीएम वाला सियासी रोना भी शुरू हो गया कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। जब जनता ही नहीं वोट चोरी को मान रही तो फिर नेता पकड़ के क्या करेंगे, हासिल क्या करेंगे? फायदा नहीं हुआ ना। जहाँ भी गड़बड़ी होगी उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे। जनता उसको स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है। भाई आप अपने ऊपर कब लेंगे? चुनाव आयोग एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, चुनाव आयोग को टारगेट करना। वो कुछ न कुछ खेल तो हुआ ही है। ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे राहुल गांधी। मतदान से पहले वोट चोरी का अभिलाप और मतदान के बाद वोट पे डाके का वितंडा करेंगे कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर बिहार तक जनता ने परिवारवाद और करप्शन वाली सियासत को नकार दिया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ कौन कौन है? शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में संतोष भारती हैं,
फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, मनोज सिंह हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो एनडीए की डबल सेंचुरी का विश्लेषण क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं वीडियो वॉल के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि महिला मतदाताओं ने एनडीए को बम्पर वोट दिया है। क्या आपको लगता है संतोष भारती, ये एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में? बिल्कुल नया रिकॉर्ड है और देश के लिए नया रिकॉर्ड है ये, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछले 10 सालों में, आप याद कीजिए कि साइकिल जब दी थी जिन बच्चियों को पहली बार, और बिहार के गाँव में साइकिल चलाती हुई लड़कियां नज़र आई थीं, वो सब लड़कियां अब माँ बन चुकी हैं जी। उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा। एक तो वो मुकेश साहनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। मुकेश साहनी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसको डुबा देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बोला। आपको लगता है आपको डुबाने वाली भी कांग्रेस ही है? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बारे में क्या ही अच्छा बोलेंगे, और प्रधानमंत्री तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं कि भला एक सहयोगी हार तो सबका हार है ना, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सभी मिलके हमने लड़ा और सभी का हार है, और जीत होता तो सभी का जीत होता। लेकिन मोदी जी के ये कहने से हम लोगों का गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाला है, कोई लड़ाई नहीं होने वाला, और हम लोग मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना गलती थी, और ऐसी ही बात कांग्रेस के कई अन्य नेताओं भी बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुकेश साहनी ने लुटिया डुबोई। आपको लगता है कि आपको डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना एक बड़ी मिस्टेक हो गया? देखिए, गठबंधन में बहुत सारे नेता है, कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे उससे मायने नहीं रखता। जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, हम सब मिलकर गठबंधन के सहयोगी ने सब मिलकर डिसीजन लिए हैं, तो उसमें और जीत सिर्फ इसके 202 पार होना कोई एक कारण नहीं हो सकता है जीत का। ये सुनामी था, और सुनामी के कारण हम लोगों का चुनाव बुरी तरीके से हार हुआ है, और इस हार का अगर दृष्टिकोण देखते हैं, ऐसे कई कारण हैं, लेकिन एक कारण देखते हैं कि मोदी जी के नज़र से जो रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, वो हमें दिख रहा है कि 10,000 रुपया खास करके चुनाव के समय में आपने भी तो रेवड़ी का ऑफर दिया था, लेकिन ठीक है, वो नहीं करा वो। हाँ, हमने अपना विजन पेश किया कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन जो सरकार में है उनको राज्य के हित के लिए बहुत सारा काम करना होता है, फैक्ट्री खोलना होता है, युवा को रोजगार देना होता है। ये नहीं कि चुनाव के समय में पैसा बांटकर सनफ मल्ला का पानी में ना कूदना राहुल गांधी के साथ भी डुबा गया, ऐसा आपको लगता है? अब कौन क्या सोच रहे उस पे तो हम कहाँ जाएंगे, लोग सबका अपना अपना आईक्यू है, सोच है, कौन क्या सोच रहे हैं। डिक्लेयर करना सीएम एक गलती, डिप्टी सीएम गलती थी, बोले कि मतलब, और दिख रहा है आपकी एक भी सीट नहीं है, ये खाता नहीं खुला है, हवा ज्यादा थी लेकिन ठीक है, उस हवा में कुछ निकला नहीं, फुस निकली। देखिए, चुनाव में दो ही चीज होता है, एक हार या जीत, ठीक है, और हार के लिए भी हम रेडी थे और जीत के लिए भी रेडी थे, और जनता का जनादेश है, जनता ने हमें खाता खोलने से रोका और जनता ही खाता खोलेंगे, और हमारे हाथ में ना खाता खोलने का स्कीम है ना हम खाता बंद करने का स्कीम है। जनता ने जो डिसीजन लिया वो जनता के साथ हम हैं और जनता के साथ खड़ा रहेंगे। अब हमें ये लड़ाई मोदी जी को और नीतीश जी को ये देखना है। कुछ कहते रहे, आप कितना कुछ करते रहे, लेकिन आपका तो बहुत बुरा हाल हुआ। देखिए, मेरे पास जो पिछला चुनाव में 37% वोट आया था महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हमारे पास आया है। जनता हमको भी पसंद कर रहे तो उससे ज़्यादा वोट मिला है। रहा कि हमसे ज़्यादा पसंद एनडीए को किया है, 10,000 रुपया दिए हैं और 1,90,000 रुपया उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया देंगे, जिसमें 10,000 टोकन मनी दिए हैं और 1,90,000 उनको और देना है। और उनको और देना है, उसके लिए हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, मोदी जी से कि 1,90,000 रुपया और दे। शुक्रिया और नहीं देंगे तो हम जनता के साथ खड़ा रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको बहुत बुरी आपकी हाल हुई है और आप बहुत बुरी तरह से आप आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे मेहमान हैं, हम उनका रुख करते हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, हम उनका रुख करते हैं।
हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, तारिक अनवर है। अनुराग भदौरिया, ये इतनी बुरी हार क्यों हुई है महागठबंधन की? देखिए पहले ही बोला मैंने और फिर बोल रहा हूं, और आपको याद होगा आपकी डिबेट में ही मैंने पहले बोला था, जो एसआईआर का खेल जो चुनाव आयोग ने किया है और ये जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई है। आप बताइए कि 65 लाख वोट कट गए बिहार में, और आप तो कह रहे थे वहां घुसपैठिए कितने निकले? 390। तो फिर 65 लाख कौन थे जिनका वोट नहीं बन पाया, जिनका वोट कट गया? उसके बारे में भी तो सरकार को बताना चाहिए था ना कि 65 लाख लोग जो अब वोटर नहीं है बिहार के अंदर में, कौन लोग थे वो? इस तरह से जिस तरह से और घटनाएं जो देखने को लगातार मिलती रही हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी इसको उठाती रही है कि भाई ये सरकार जो अचानक देखा 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह हो गई और अल्पमत में आ गई केंद्र सरकार, तब से उन्होंने सोचा कि कुछ नया आइडिया लगाते, कुछ नया वर्कआउट करते, तो उन्होंने ये एसआईआर लेके आए हैं। और इसमें बताया क्या, इसमें बांग्लादेशियों को हटाएंगे और जो बांग्लादेशी आए उनको भगाएंगे। तो बांग्लादेशी तो आपने हटाए नहीं, अपने ही लोगों के 65 लाख वोट काट दिए। कौन से बांग्लादेशियों का वोट काटा? एसआईआर को आप रोए जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, एसआईआर को रोने से क्या होने वाला है? एसआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने तो जवाब दे दिया। शाहनवाज हुसैन एसआईआर हो गया इसलिए चुनाव हार गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भदौरिया जी, दिल बड़ा करो, हार स्वीकार करो। कई बार जीत का जश्न मनाते हैं, जब हार जाते हैं तो थोथे तर्क नहीं देते। अब एसआईआर हो गया तो चुनाव लड़े क्यों थे? आप कह देते कि एसआईआर हो गया इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। अरे तो फिर एसआईआर में एक वोटर को लेके आए, चुनाव आयोग गए, कहीं पर आपने कहा कि इनका नाम कट गया है, तब तो कुछ नहीं कहा। आपके अखिलेश जी भी भाषण दे रहे थे जाके, और आप समाजवादियों को लगा होगा कि आपका जतरा बिहार का ठीक नहीं रहा। तो अब ऐसा तर्क मत दीजिए, आप कहिए लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए, बिहार का अपमान मत कीजिए। जनता के जनादेश को स्वीकार कर दिए, बिहार का अपमान करिए ना करिए। तारिक अनवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कांग्रेस का विभाजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला ये कांग्रेस पार्टी जो है ये माओवादी मुस्लिम लीग टाइप पार्टी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका पहला रिएक्शन क्या है? तारिक अनवर साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित हैं। देखिए, हमें प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, और उस पद पर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अनाप शनाप बात करता है तो आश्चर्य भी होता है और अफसोस भी होता है। कम से कम प्रधानमंत्री के स्तर पर वो अपनी बातों में उनका थोड़ा संयम बरतना चाहिए उनको। कांग्रेस से ऐसे कई दौर से गुजर चुकी है। कांग्रेस कोई पहली नई पार्टी नहीं है, कोई 10 साल 20 साल की पार्टी नहीं है, 100 साल से ज़्यादा इसका इतिहास है। तो आने वाले समय में ठीक है, हम इससे एक सीख लेंगे। और ये बात सही है कि जो कुछ जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है वहाँ, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने वहाँ जाकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, तो हम लोग उस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिर जिस तरह से उन्होंने एक इशू फिर से उठाया कि बाहर से लोग आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, वहाँ से आ गए हैं। अरे भाई, आ गए हैं तो आप पकड़ते क्यों नहीं हो? आप उनको लाते नहीं हो, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? उनको यहाँ से भेजते क्यों नहीं, डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? तो वो कर सा है नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको याद आता है कि यहाँ जो है बहुत सारे जो है वो लोग बाहर से आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो बातें अभी कही गई हैं वो बात महत्वपूर्ण है कि आप 65 लाख लोगों के नाम को हटा दिया आपने, और वो 65 लाख वो लोग थे जो लोकसभा में उन्होंने वोट दिया है, उससे सरकार बनी है। अगर यही बात है तो फिर नया चुनाव कराना चाहिए, नया वोटर लिस्ट तैयार कीजिए और नया चुनाव कराइए। तो ये जो सरकार अभी है उसको कैसे मान्यता होगी, कैसे लोग उसको स्वीकार करेंगे?
जी तारिक अनवर साहब, आप बड़े वरिष्ठ हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज हुसैन, दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर ध्यान दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं साम सूंघ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब देश का नेतृत्व करते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और बीजेपी के नेता के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो देश और दुनिया का नेता है। उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस में जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, आप ही के यहाँ दिन में आपने मणिशंकर अय्यर साहब को मैंने देखा, उन्होंने आकर आपके चैनल पर कहा कि उनकी पवन खेरा ने उनको कह दिया कि इनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो आज कांग्रेस में जिस तरह के लोग आ गए हैं, अब ये बात अगर मैं कह दूं तो ये बात हो जाएगा मैं कांग्रेस के मामले में क्यों दखल दे रहा हूं। आज कांग्रेस के अंदर ये तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर के रहते हुए कोई अल्लाह वरू हैं, वो चले गए, वो निर्णय कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या आरोप, क्या राहुल गांधी के दाहिने हाथ में अल्लाह वरू और अल्लाह जो भी मैं तो कांग्रेस के बिहार के नेता कह रहे हैं अल्लाह वरू ही निपटा के चले गए कांग्रेस को वहां पर। अरे भाई, तो अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह मियाँ भी साथ नहीं है इनके, ये अल्लाह वड़ू क्या कर लेंगे जाके वहाँ। तो देखिए जो हालत हुई है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में भी क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था, जब अशोक गहलोत बिहार गए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक उप मुख्यमंत्री होगा मल्लाह समाज से, तो इतनी बड़ी आबादी को टेकन ग्रांटेड लिया। सीमांचल में 5 सीटें जीत गई MIM। और आप ये समझिए क्यों नहीं अनाउंस कर दिया, क्यों एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अनाउंस क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम समाज ने भी इस बार तय कर लिया कि कोई जीते उनको कोई मतलब नहीं था। वो कांग्रेस के लिए, राजद के लिए जान देने को तैयार नहीं थे, वो गाली सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत से जगह लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, संक्षेप में आप हमारे साथ बने रहिए। तारिक अनवर, क्या आपको लगता है, क्या तारिक अनवर साहब, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी का बीच चुनाव में छुट्टी पे जाना, चुनाव से पहले छुट्टी में जाना नुकसान कर गया? बीजेपी कह रही है, कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वेकेशन मोड ने ही लुटिया डुबो दी, वेकेशन मोड ने, छुट्टी वाले मोड ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है वेकेशन पे जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पे? नहीं, राहुल गांधी ने जितना बिहार में समय दिया, हमको लगता है कि किसी दूसरे राज्य के चुनाव में इतना उन्होंने समय नहीं दिया होगा। 16 दिन तो वो लगातार जो उन्होंने यात्रा की, और उसके अलावा भी वो लगातार जब उनको बुलाया गया वो आए, भाषण दिए, पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। अनवर साहब, आप बिहार के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कटिहार से आप सांसद हैं, बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन भागलपुर के बड़े नेता हैं, पूरे पटना बिहार के बड़े नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप देखिए जिस एरिया में राहुल गांधी गए वो सीमांचल की बेल्ट में, वहां भी आप लोगों को वोट नहीं मिला, वहां भी एनडीए बेटर करके गया है। मुसलमान ने भी इस बार एनडीए के पक्ष में वोट डाला है, बीजेपी के पक्ष, जेडीयू के पक्ष में वोट डाला है। ये बड़ा मैसेज है। और ओवैसी को साथ ना लेना भी गलती होगी। ये धारणा ही ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये धारणा गलत है कि मुसलमान कोई अलग से कोई फैसला लेता है। आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो 67 हो, 77 हो, 89 हो, या और भी ऐसे मौके आए हैं कई बार, जो वो हमेशा मुख्यधारा के साथ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, शाहनवाज साहब तो बोल रहे हैं कि डिप्टी CM मुसलमान क्यों नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो हमको आश्चर्य होता है। जो पार्टी एक विधायक, एक सांसद नहीं बना सकती है मुसलमानों को, वो कह रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। तो सवाल ये है कि हम लोग, कांग्रेस से हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलने में हमारा यकीन है, भरोसा है। ठीक है, हम ये चुनाव किसी वजह से, बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम लोग बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और कारणों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए अब तो नतीजों को आए हुए समय हो गया, मैं कह रहा हूं हम कारणों पर ही बात कर रहे हैं।
तो मैंने एक कारण छुट्टी बोला, दूसरा कारण बोला ये सन ऑफ मल्ला को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर देना, ये बड़ा कारण हो गया। और इसके अलावा ओवैसी को साथ ना लेना, ये बड़ा कारण हो गया। और वोट चोरी की बात करना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, छठी मैया के बारे में कुछ इधर उधर बोल देना। अरे ऐसा है कि ओवैसी को साथ लेना हमारे नीति के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ है। अब जब एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ हम स्टैंड लेते हैं तो मुस्लिम कट्टरपंथी को कैसे अपने साथ ले सकते हैं? ये संभव नहीं है। अरे जब फुरफुरा बंगाल में आप फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ समझौता कर सकते हैं, आप आसाम के अंदर एक कट्टरपंथी के साथ समझौता कर सकते हैं, तो ओवैसी आपको बुरे लग रहे हैं? ओवैसी तो उतने कट्टर नहीं है जितना फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन है। ये ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए आपके जाते ही हैं कि वो तो शाहनवाज हुसैन को बहुत सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं, कैसे कामयाब किया जाए। मैंने तो इन दोनों की डिबेट भी कराई है, असद ओवैसी और शाहनवाज हुसैन की। ये तो पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन ओवैसी आपकी बी टीम है। नहीं, हम नदी के दो पार्ट हैं साहब, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है। वो कह रहे बी टीम है, तारिक अनवर कह रहे हैं कि ओवैसी आपकी बी टीम है, आपको लाभ पहुंचाने के लिए पूरा खेल करती है। हम तो जहां भी चुनाव होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। 15 मिनट वाले हैं। नहीं वो मैं माजरत के साथ तारिक साहब से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथ के तो खिलाफ है। हम तो कहीं से भी ये 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं कई बार मीटिंग में 15 मिनट बाकी है, तो वो तो 15 मिनट वाले हैं, हमारा उनका क्या संबंध है? हम तो उनसे शिद्दत से लड़ते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, कई सीटों पर फिर हमारा वो अलग लड़ते हैं। अगर आपका इसलिए संबंध है कि आपका उनका वोट बैंक एक जैसा है, आपके वोट बैंक में वो लड़ाई लड़ते हैं। विचारधारा देखिए, कांग्रेस से कभी भी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करती है। हम जब महसूस करते हैं कि ये आदमी किसी कट्टरपंथी है, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कट्टरपंथी है तो हम उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। कांग्रेस पार्टी नहीं, में कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ है ये। लेकिन आपने तो मुस्लिम लीग के साथ तारिक साहब समझौता किया। मुस्लिम लीग के साथ आप केरल में क्यों समझौता करते हैं? मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी तो कभी भी इसलिए किया राहुल गांधी वाली सीट है, वहां रिस्क नहीं ले सकते उतना है। वायनाड में मदद लेते हैं मुस्लिम लीग से, उनका झंडा लहराता रहता है। देखिए वो जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग नहीं है। जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग थे तो वो पाकिस्तान चले गए। ये इंडियन मुस्लिम लीग है, इंडियन मुस्लिम लीग है। विचार तो वही है, उसी विचारधारा से निकली है। जो पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग है उसी विचारधारा से निकली है। जिन्ना वाली विचारधारा वो चली गई पाकिस्तान। जो अलगाववादी मुस्लिम लीग थी, जो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी, वो पाकिस्तान चली गई। अनवर साहब, ये जो है ये इंडियन मुस्लिम लीग है। फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन कट्टरपंथी है कि नहीं है? हाँ। असम वाले कट्टरपंथी है कि नहीं है? नहीं, जो भी है हम उनको किसी तरह भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमने किया है तो आगे उसको फिर दोबारा वो काम कर लो। दोबारा नहीं करेंगे ऐसे लोगों के साथ। हम कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बरादरी के हो। जी शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहनवाज जी 40 सेकंड। देखिए जी मैं कह रहा हूं कि जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई, उसी तरह मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम पे बनाई, उसी तरह बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के अंदर बनाई, आपने उससे भी समझौता किया। फिर हमारी बी टीम कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम तो कई मुद्दों पर उनके बड़े तकरार होते हैं। खुद मैंने कई डिबेट उनसे की है और खुल के मैं कहता हूं कि जो रजाकार थे, रजाकारों से जो निकले हुए लोग हैं वही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। वो तो कहीं से भी इत्तेहाद की बात नहीं करते, वो तो सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। बंटवारा मतलब देश का नहीं, समाज का बंटवारा। तो मैं मानता हूं कि उनसे समझौता आप करें न करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी बी टीम वो नहीं है।
जी हमारे साथ संतोष भारती भी हैं। शाहनवाज साहब जी आपके साथ उनकी मिली कुश्ती होती है, जो आप दोनों तय करते हैं उसी पर अमल करते हैं। नहीं। अब क्या ज़रूरत है उनको कुल हिंद मुस्लिमीन बनाने की? वो तो सिर्फ इसीलिए बनाया उन्होंने कि जो मुस्लिम या जो सेकुलर वोट है उसमें कैसे उसको बंटवारा किया जाए, डेड किया जाए, और उसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। अच्छा हमारे साथ संतोष भारती भी हैं। साहब वो आपके साथ रहे हैं, वो आपके साथ नहीं 1 मिनट 10 सेकंड जी वो तारिक अनवर साहब के साथ सरकार में जब वो यूपीए की गवर्नमेंट थी तो सरकार में MIM पूरा सपोर्ट करता रहा। यूपीए 1 में ये तारिक साहब जानते हैं, यूपीए 1 में भी यूपीए 2 में भी यूपीए 1 में वो आपके साथ ही रहे, सरकार चलती थी और ओवैसी का सपोर्ट था। उनकी तकरीर पर मैंने सोनिया गांधी जी को ताली बहुत बार बजाते देखा है। मैं पार्लियामेंट में था, मैंने खुद सामने ही देखा है। आप लोगों को तब बहुत पसंद थे, आज आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं। देखिए ये अलग बात है। हम नहीं, न्यूक्लियर डील पर भी आपको अगर विचारिक देखिए इशू पर कोई भी सपोर्ट कर सकता है। आपको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कई लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से इशू पर अलग भी होते हैं, बहुत से इश्यूज पे अलग भी होते हैं। इशू होता है। लेकिन संतोष भारती है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं। संतोष भारती, ये जो डिबैकल हुआ है, ये जो इतना बड़ा डिबैकल हुआ है महागठबंधन का, इसको आप कैसे करते हैं? आपका सवाल क्या है शाहनवाज हुसैन से और तारिक अनवर से? इन दोनों से एक ही सवाल है कि अभी जो शाहनवाज साहब से कि जो आपने जितने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का कोई टाइम फ्रेम आपके दिमाग में है या एक बार एसेस करके करेंगे? और तारिक साहब से मुझे ये पूछना है, तारिक साहब आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी का ये जो जिसको ये छुट्टी का मूड कह रहे हैं अमीश देवगन, ये तो हिंदुस्तान में इस आज की तारीख में सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी महागठबंधन की हार का एक बड़ा कारण है। आप लोगों के मन में ये जो भावना आ गई है उसको कैसे देखते हैं? मैं शाहनवाज जी अगर हैं तो जी शाहनवाज जी भी हैं, तारिक अनवर भी हैं, दोनों हैं। तारिक अनवर आप बताइए, ये छुट्टी के मूड पर सवाल है संतोष भारती। देखिए हाँ लेकिन देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि भाई वो देश के प्रतिपक्ष के नेता है, और प्रतिपक्ष के नेता को बहुत सी जगहों से उनको निमंत्रण प्राप्त होता है, यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है, कई जगह अपोजिशन लीडर की हैसियत से उनको बुलाया जाता है, मलेशिया में तो वो तो जाते हैं, जाएंगे। तारिक साहब एक मिनट छुट्टी तारिक साहब आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, मुझे ये बताइए, हम सब जानते थे कि बिहार का चुनाव देश के ऊपर बहुत असर डालने वाला है। अगर महागठबंधन हार गया तो एक तरह का असर होगा, और अगर NDA जीत गया तो दूसरी तरह का असर होगा। इतने महत्वपूर्ण चुनाव को छोड़ करके आप दूसरे आमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं क्षमा के साथ आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, हमने कहा ना कि अपोजिशन लीडर का भी कुछ कमिटमेंट होता है और पहले से उनका शेड्यूल बना रहता है, तो जाहिर है कि जो कमिटमेंट है, जो शेड्यूल बना हुआ है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और वो भी विदेश से, क्योंकि विदेश के साथ जो रिलेशन हमारा बनता है उसमें जो प्रतिपक्ष का भी रोल होता है, अपोजिशन का भी रोल होता है। जितने अपोजिशन लीडर रहे हमारे देश में, वो समय समय पर विदेश की यात्रा करते रहे, डेलीगेशन को लीड करते रहे। मैं खुद ही अडानी जी के साथ कई बार जा चुका हूँ विदेश की यात्रा में। नहीं, बिल्कुल आप जाते होंगे। संतोष भारती, आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से कि नेता प्रतिपक्ष को विदेश की यात्राएं करनी कंपलसरी होती? देखिए, मेरे सहमत ना असहमत का सवाल नहीं है। तारिक साहब ने अपनी बात कह दी, मैं भी शाहनवाज हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा इसको हमने भी सुना, देश ने भी सुना। अपने आप तय करेगा कि तारिक साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना। जी शाहनवाज हुसैन, विदेश जाना जरूरी होता है? देखिए, अब राहुल गांधी पता नहीं किससे पूछ कर जाते हैं, तारिक साहब से तो नहीं पूछते होंगे, ना वो किसी कांग्रेसी से पूछते हैं। अब वहाँ मलेशिया में जाके स्कूटी चलाना, घूमना, ये सब खुद तय करते हैं, उनकी टीम खुद करती है। और हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं विपक्ष में, कई बार UN गए हैं, डेलीगेशन में गए हैं।
लेकिन वो जो मलेशिया गए थे वो कोई बिल्कुल। कमिटमेंट नहीं था, वो छुट्टी के लिए ही गए थे। और कोलंबिया वो गए, छुट्टी मनाने का हक है, हमें कोई एतराज नहीं। अगर राहुल गांधी छुट्टी मनाना चाहते हैं तो अब तो बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल में कांग्रेस का कुछ ज्यादा है भी नहीं, पूरा 2-4 महीना आराम से छुट्टी करें। इसमें हम तो उनकी छुट्टी पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं। विदेश दौरों पे जा रहे हैं ये, बराबर छुट्टी पे रहे। तारिक अनवर भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इस पे हमें कोई एतराज नहीं। अब अगला दौरा कब का है, अगली कमिटमेंट कब की है? हाँ, शाहनवाज साहब की बात पर, अरे भाई न्यूज़ 18 शाहनवाज साहब की बात पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। लेकिन अभी इन्होंने कहा ना कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैं भी कई बार जा चुका हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे, वो नहीं जाते थे क्या? सब लोग जाते हैं भाई। प्रतिपक्ष के नेता का भी कुछ कमिटमेंट होता है, उनको इनविटेशन आता है, उनको दावत दी जाती है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं वो, और कहीं यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता है। तो क्या वो कहेंगे हम नहीं आएंगे? हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो अपनी जगह पे है उसको भी वो पूरा करते हैं, और बाहर भी जब जो इनविटेशन आता है या कोई दावत आती है तो उसको भी अटेंड करते हैं। इसमें बुराई क्या है? जी जी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या एक डिस्ट्रस्ट है तारिक अनवर साहब? क्या एक डिस्ट्रस्ट है पार्टी के अंदर? जैसी वोटिंग खत्म हुई वैसे ही शकील अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया, आप लोगों ने उससे पहले एकदम अध्यक्ष बदल दिया। कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, सब कुछ तो सही नहीं है। पार्टी के या अंदरूनी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम लोग अपने जो भी इस तरह की घटना होती है या इस तरह की बात होती है तो उस पर हाईकमांड उसका संज्ञान लेता है और कोशिश करते हैं। क्या बात है ऐसी, जो पार्टी का क्या मामला बात पार्टी है के अंदर जो तय कि, हो। क्या बात है जिसकी वजह से चुनावों पर भी असर पड़ गया? वो क्या बात है? चुनाव पर असर पड़ने के तो कई कारण है। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ऐसा विरोधाभास क्यों है जिसका चुनावों पे भी इंपैक्ट पड़ गया? क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि चौकीदार चोर है, वोट चोरी जैसी बातें जो हैं वो पार्टी को नुकसान करके गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा स्टैंड है वो अपनी जगह पर है। 2025 में हुआ नुकसान। लेकिन कोई ऐसा नहीं। देखिए, अब तो कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी को भी झेलना पड़ा है कई बार, ऐसा उनको भी नुकसान हुआ है। कभी ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीतते ही रहे, कई बार हारे भी हैं, कई जगहों में हारे हैं। तो हार जीत तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है और उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन हम एक बार एक जगह हार गए तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारी पार्टी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है। आई टोटली एग्री, दैट इज अब ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप बताइए, ओके, शाहनवाज हुसैन कुछ कहना चाहते हैं? शाहनवाज जी। हम तारिक भाई को आप बहुत मुश्किल सवाल में, आज का दिन जब कैंपेन करना था तो एक कवि को भेज दिया, वो खाली गाना गाता था इमरान प्रतापगढ़ी, हेलीकॉप्टर दे दिया, तब तारिक साहब की याद नहीं आई। आज कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए एक सीनियर कांग्रेस के लीडर टेलीविज़न पे बैठे हैं। हम तो बचपन से इनको जानते हैं इनकी, और तारिक साहब, आप तारिक साहब को इतना बुजुर्ग कर रहे हैं और अपने आप को इतना जवान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम बचपन से उसको जानते हैं, तारिक साहब की जवानी लग रहे हैं। नहीं, आप पूछ लीजिए तारिक साहब को, मैं बचपन से जानता हूँ, नहीं जानता। देखिए भदौरिया जी, देखिए किस तरह से देख रहे हैं, वो बिल्कुल जवान है। अरे भाई, हमारे ये तारिक साहब ने कह दिया मुझे, शाहनवाज साहब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम लोगों का संबंध बहुत पुराना है। और इन्होंने ठीक कहा कि जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट बन चुका था और इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। तब से मैं इनको जानता हूँ। जी जी जी। अनुराग भदौरिया, हमारे ये अखिलेश यादव ने एक बड़े बयान दिया और कहा कि बीजेपी दल नहीं है, छल है। क्यों बीजेपी दल नहीं, छल लग रहा है आपको? कारण क्या है अनुराग? देखिए, वहां आप देख ही रहे हैं जिस तरह से शाहनवाज जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो चुटकी ले लेके बात कर रहे हैं, वो तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं। वो हम बचपन से उनको जानते हैं, हम फलाने से जानते हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपको भी बचपन से जानते हैं अनुराग भदौरिया। सर, आपकी और शाहनवाज जी की उम्र तो बराबर ही है। मैं भी जानता हूं।
नहीं, हम भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भले व्यक्ति हैं, इसलिए बीजेपी उनको साइड लाइन में रखती है। बीजेपी कब उनको अच्छा पद देती है? ये भले व्यक्ति, इसलिए इनको नहीं कुछ मिलता है। ये भी थोड़े 3-5 वाले होते तो इनको भी अभी मंत्री होते अभी कैबिनेट में। बट ये मंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि भले आदमी को बीजेपी पूछती कहाँ है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। शहनवाज हुसैन जैसे लोग जो बीजेपी में इतने भले सौम्य और सरल व्यक्ति है, हर आदमी की मदद करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है पक्ष विपक्ष हर एक की मदद करते हैं, इसलिए इनकी मदद बीजेपी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी को ऐसे लोग नहीं चाहिए। बीजेपी को वो लोग चाहिए जो निगेटिव राजनीति कर सकते हो, जो दूसरे के बारे में गलत बोल सकते हो, जो पर्सनल कमेंट करते हो, जो छुट्टी। आप देखिए किससे की बातें हो रही हैं, नेता प्रतिपक्ष छुट्टी पे गए कि नहीं गए, ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने नेता विदेश जाते हैं और कितने नेता के विदेश में बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का नेता कोई गया हुआ तो उसमें चर्चा होगी। ये कमाल है भाई। छुट्टी पे हम तो कह रहे हैं, जनता ने, बिहार की जनता ने राहुल गांधी की छुट्टी कर दी है। अब वो तेजस्वी यादव को भी छुट्टी पे ले जाएं। कितना खर्च करती है? देखिए, राहुल गांधी के टी शर्ट की नकल तो कर ली तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी के टी शर्ट की नकल कर ली, अब छुट्टी की नकल भी कर लें। जाएं अब तेजस्वी यादव को लेकर छुट्टी मनाएं। और हम तो कहते हैं बंगाल के चुनाव के बाद आए, क्योंकि बंगाल में नहीं हमने नहीं की है। हमने आपके हरे कुर्ते की नकल कहाँ की? आप हरा पहनते हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, लेकिन शाहनवाज जी, अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी दल नहीं है, छल है। बीजेपी दल नहीं है, छल है, सब चौकन्ने रहो। उनको 27 के चुनाव में पता लगेगा। उनको पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार फिर से उनको छलने वाली है। इस बार फिर से एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, बंगाल के बाद यूपी की बारी है। कैसे निपटेंगे तारिक अनवर? यूपी की बारी है, इसलिए समाजवादी लोग डरे हुए हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीते और बंगाल की बात करनी शुरू कर दी। कहा बंगाल में हम जंगल राज को समाप्त करेंगे। उसके बाद यूपी की बारी है, मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। ये लाइन है भारतीय जनता पार्टी की। तारिक अनवर, बीजेपी हमेशा प्लानिंग और एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में अगर आपके नेता छुट्टी के मोड में रहेंगे तो लड़ेंगे कैसे? टक्कर बराबरी की कैसे होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब विपक्ष को उठाना तो रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। और हमको लगता है कि बंगाल में उनको पता चल जाएगा। वो बिहार नहीं है, वहाँ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो 3 बार से तो लगातार जीत रही है और तमाम ऑड्स के बाद भी जीत रही है। बहुत तरह की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से वहाँ अपना वर्चस्व बनाने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ हैं। ममता बनर्जी के बारे में सब लोगों का अंदाज़ा है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है, जो को ज़मीन से जुड़ी हुई है वो। और ठीक है, वहाँ अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहा जाता था। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन वो भी चुनाव हारे, अपना भी चुनाव हारे। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, नेत्री हैं, सॉलिड हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक पार्टी जो 24/7 एक्शन मोड में रहती है, प्लानिंग मोड में रहती है? अभी हमने देखा प्रधानमंत्री की भाषण खत्म हुआ, उसके बाद भी बैठक हुई, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष की बैठक हुई, और दूसरी तरफ जो है वो छुट्टी का मोड रहता है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तो बोला कांग्रेस ही टूट जाएगी आने वाले दिनों में। तो मैं नहीं समझता हूं, वो तो कांग्रेस मुक्त ही चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, वो बन नहीं पाया। और उसके बाद कई स्टेट में हम जीत गए, तो बोलना अलग बात है और जो ज़मीनी सच्चाई है वो अलग बात है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा हो सकती है कांग्रेस को तोड़, चूँकि उनका यही काम ही रहा है। आप देखिए 11 साल में तमाम रीजनल पार्टियों को उन्होंने तोड़ा है। वो हमेशा यही काम करते रहे कि तोड़कर सरकार बनाते रहे। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से उनका फार्मूला है, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। हमारी कोशिश ये है कि
हम जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे चुनाव जीत कर हम आए और सरकार बनाए। जी ओके, शाहनवाज हुसैन, अनुराग भदौरिया को ऐसा लग रहा है, अखिलेश जी को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा गेम करती है, बिहार में और तो ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है छोटी पार्टी है कि हम तोड़ भी नहीं सकते। अब आप अवध की बात कर रहे हैं, अब आप यूपी की बात कर रहे हैं, बिहार के बाद नहीं, आप तो जदयू को तोड़ने की पूरी कोशिश की आपने। ओके, जेडीयू को तोड़ने की आपने कोशिश करी, शाहनवाज हुसैन, जवाब इस बात का? नहीं, एकदम नहीं की, हाँ, एकदम नहीं। हम अपने गठबंधन के साथियों का, हम पूरे चुनाव में गठबंधन धर्म निभाते हैं। शाहनवाज जी, नहीं, पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नीतीश जी को पहले तो उनको कहा गया कि ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और ये फैसला बाद में होगा, ये सब कहा गया। लेकिन बाद में जब उनको लोगों को, भाजपा को ये लगा कि बिना नीतीश कुमार के हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर मजबूरी की हालत में उनको स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं है, अब हम लोग देख रहे हैं इस बात को। हमने तो पहले दिन से कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और पूरा सम्मान दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो उनका हाथ उठा के गमछा लहरा दिया था। अब वहाँ मुकामा में प्रधानमंत्री ने तभी जीत कहा के था, बाद भी लहराया है। अनुराग भदौरिया, जब प्रधानमंत्री गमछा लहरा रहे थे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था? का अगला नंबर यूपी का है, मगध में हराया, अवध में हराएंगे? सही कहा। अब इनको लग रहा था अवध में भी गमछा हिलाया जाएगा, पूरा लहराया जाएगा। अनुराग, अमित शाह जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं। अरे सुन लीजिए, अवध में हमने पहले भी हराया है, फिर भी हराएंगे और हराते रहेंगे। अवध में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, चिंता ना करें, क्योंकि अवध जानता है, अवध को समझ है कि लोकतंत्र क्या होता है। अवध बहुत चौकन्ना है, अवध अपने वोट को बचाना जानता है, अवध को पता है कि वोट को बचाना है। मनोज सिंह, अवध चौकन्ना है या फिर अब यूपी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले है कि अभी यूपी में चुनाव शुरू नहीं हुआ, एसआईआर की बात आई तो भदौरिया जी की पसीने तो अभी से छूटने लगे कि कहीं बिहार में भी एसआईआर आ गया तो क्या स्थिति बनेगी तेजस्वी की तरह, यहाँ भी कोई डब्बा गोल ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये भी कांग्रेस के बैसाखी पे चलते रहेंगे तो वही हाल होगा जो तेजस्वी का हुआ है। आपको यही नहीं पता एसआईआर का? मनोज सिंह कह रहे कांग्रेस को छोड़ दो नहीं तो लुटिया डूब जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी आज यही बोला एक तरह से। मनोज सिंह, यही बात है? एकदम वही बात है। और पिछली बार इन लोगों ने कोशिश भी किया था कि कांग्रेस को एक सीमित दायरे में रखा जाए, उसमें सफल भी हुए थे। लेकिन तेजस्वी से एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपना मंच प्रोवाइड कर दिया था एसआईआर में, जहां से उनका मुद्दा विहीन होना शुरू हो गया था। अखिलेश जी पिछले बार कुछ माने कहिए कि चालूपन दिखाया और कांग्रेस दिखाई, इसको चालूपन लेकिन अनुराग भदौरिया, डू यू थिंक अब यहां से मगध के बाद अवध है, भारतीय जनता पार्टी का रथ कैसे रुकेंगे? और वहां पर योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से आते हैं। 30 सेकेंड्स। देखिए, एक चीज पहले भी आते थे, इसके पहले भी जब अभी 2024 में चुनाव हुआ था तब भी प्रधानमंत्री जी भी वहीं से आते थे, मुख्यमंत्री जी भी वहीं पे हैं, डबल इंजन की सरकार थी और हम शुक्रिया वहां पे। ये शुक्रिया। जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दे उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। जो विरोधियों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ले उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। जिन्हें इस कथन पर जरा सी भी शंका हो वो बिहार के नतीजे देख लें, अगर नहीं यकीन आता तो उससे पहले महाराष्ट्र के नतीजे देख लें। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में बात होगी मोदी फैक्टर की। करीब 25 साल हो रहे हैं, कई बड़े विपक्षी नेता आए और चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। ना मोदी हिले और ना ही उनकी पॉपुलैरिटी को कोई हिला पाया, कमी आई। बीते 11 साल से मोदी पीएम हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू को कोई टच नहीं कर पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि पर
दाग लगाने की कोशिश नहीं हुई। कभी चौकीदार चोर है, कभी किसानों का विरोधी, कभी सूट बूट की सरकार, तो कभी इंटॉलरेंस, और लेटेस्ट वोट चोरी के बारे में सबने सुना ही होगा। लेकिन पब्लिक ने इसमें से किसी भी मुद्दे को तवज्जो नहीं दी। देश की जनता ने एक बार नहीं, नरेंद्र मोदी को बार बार चुना। वोटिंग के जरिए बताया कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का बिलो द बेल्ट वार उन्हें कतई पसंद नहीं आएगा। खून की दलाली से लेकर निरंतर सरेंडर और वोट चोर तक जनता मोदी को वोट देती आई है और उनकी ताकत को बढ़ाती गई है। खास तौर पर आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली, 240 सीटें मिली, और मुझे वो दिन याद है, उस दिन नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना खुश नहीं था। शायद पब्लिक भी समझ गई थी कि नरेंद्र मोदी उतने खुश नहीं हैं। सिलसिलेवार तरीके से उसके बाद के किसी भी चुनाव में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, दिल्ली में देखिए, और अब बिहार में देखिए, जनता ने दिल खोलकर मोदी के पक्ष में वोट डाला। शायद ये गिल्ट था जनता के मन में, जिसको जनता ने आगे आभार की तरह दिया। 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू से मदद लेनी पड़ी। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए और हर जगह बीजेपी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा में अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया और वो टूट गई लगभग। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी तितर बितर हो गई, और अब बिहार में राजद हो या कांग्रेस, उनकी हालत ऐसी हो गई है जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। यानी माना जा रहा है कि लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में नतीजों को लेकर एक गिल्ट की भावना है, और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिक ने मोदी के पक्ष में बम्पर वोटिंग की और इस भूल की भरपाई की कोशिश की। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार के नतीजों की एक और वजह है, ये भी है कि ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए हैं, और भारत ने जैसे पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारा, ठोका, देश अपनी सरकार से वैसे ही उम्मीद करता था। वरना हमने तो 26/11 भी देखा है, जब आतंकवादी आए, हमें मारा और बदले में हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी और सिर्फ डोजियर हम खेलते रहे। इन शॉर्ट, विपक्ष ने सब कुछ करके देख लिया, सब इकट्ठा हो गए, वोट चोरी जैसे ख्याली कैंपेन चला लिए, चुनाव आयोग पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर ली गई, कई यात्रा निकाल ली गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टे हालात पहले से बदतर हो चले हैं। मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जल्दी कोई स्ट्रैटेजी नहीं तलाशी तो ऐसा ना हो अगली बारी बंगाल की आ जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2024 में जनता ने जो थोड़ा कम मैंडेट मोदी को दिया, झोली भर दी। उसके बाद चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, और अब बिहार का चुनाव हो।